नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं पर बहुत बड़ी रकम नहीं जुटा सकते, तो आपके पास प्रॉपर्टी में निवेश करने का एक और जरिया है, वो है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में पैसे लगा सकते हैं। अब ये तरीका क्या है, ये समझना और जानना बेहद जरूरी है। आप प्रॉपर्टी से किस तरीके से रेगुलर आय पा सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, इस पर भी आज हम करने वाले हैं चर्चा। और इन पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा दें। प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर ऑफ फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स, और अमित कुकरेजा हमारे साथ है, फाउंडर amitkukareja.com। प्रवीण और अमित, आप दोनों का स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। रीट्स अब्रिविएशन है डेफिनेटली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, और ये एक तरीका है, एक जरिया है जिसके जरिए आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। अमित, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कंपैरेटिवली एक नया टर्म है ये निवेशकों के लिए भी और कई दर्शकों के लिए भी जो जानना और समझना चाहते हैं रीट्स के बारे में। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि प्रॉपर्टी में अगर किसी को निवेश करना है तो रीट्स कैसे एक अच्छा विकल्प हो सकता है उनके लिए। ये एक रेगुलराइज्ड फाइनेंशियल एसेट फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। जो लोग इन चीजों से डरते हैं कि रियल एस्टेट में एग्जीक्यूशन टाइम अननोन है, रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन क्वालिटी थोड़ी सी शेडी है, रियल एस्टेट में इनकम लेवल्स कितना वेरी करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक जरिया है कि वो रियल एस्टेट एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। इसमें 80% जो एरिया होता है वो कमर्शियल, 80% ऑफ द प्रॉपर्टी और 80% ऑफ द एसेट वैल्यू जो रीट के थ्रू इकट्ठी हुई होती है वो रेंटल इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कुछ रीट के गाइडलाइंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको कंप्लाई करें, तो वो लोग, वो इन्वेस्टर जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, जिनको लगता है कि प्रॉपर्टी कंप्लीटेड हो, एग्जीक्यूशन रिस्क कुछ ना हो और मेरी लिक्विडिटी मतलब कि रिडेम्पशन में जब चाहूं वहां से निकल जाऊं ट्रांजैक्शन करके, वो वाला कन्वीनियंस मेरे हाथ में हो, उन लोगों के लिए रीट ज्यादा सूटेबल इन्वेस्टमेंट है जो रियल एस्टेट बेस्ड है लेकिन फाइनेंशियल एसेट फॉर्म है। ओके, तो रीट के बारे में हमने समझा अमित से, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बोला था प्रवीण, फिर भी एक नया कॉन्सेप्ट है अगर हम भारत में बोलें। कितना इवॉल्व हुआ है इनफैक्ट रीट भारत में। अगर हम देखें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो स्पेस है भारत में कितना बड़ा है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और साथ ही इन टर्म्स ऑफ किसी के पोर्टफोलियो में एक रीट को शामिल करना इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल प्रॉपर्टी, मतलब आप एक घर मकान नहीं खरीद रहे हैं बल्कि रीट एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके जरिए आप पैसे अपने लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो क्या करता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए? जी, नमस्कार स्वाति। बिल्कुल, जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है रीट्स का, ये कंपैरेटिवली यंग है, बट ग्लोबली अगर हम देखें तो ये $2 ट्रिलियन की एक बेसिकली मार्केट है, बिकॉज यूएस में और इवन एशिया में दूसरे जो रीजन्स हैं वहां पे ये एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इंडिया में स्वाति इसका जो पहली बार रेगुलेशन आया था 2007 में आया था, और धीरे धीरे सेबी ने इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं, और अभी जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ब्रॉडली जो 2014 में डिसाइड हुआ था वो है। इंडिया में इस टाइम पे 3 तरीके की रीट्स हैं, 3 कंपनीज हैं जो रीट्स हैं बेसिकली। एक ब्रुकफील्ड है, इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एक एम्बेसी ऑफिस पार्क्स और एक माइंड स्पेस। जो एक रीट्स का स्ट्रक्चर होता है स्वाति, जैसे कि अभी अमित जी ने भी बताया कि एक ट्रस्ट है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में पैसा डालता है, तो बेसिकली यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है जो इनका स्पॉन्सर होती है, और जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ये कहीं ना कहीं काफी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं कि पैसा कलेक्ट किया गया। हर एक एएमसी का भी एक स्पॉन्सर होता है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अगर हम एएमसी की बात करें तो जो बैंक है वो उनका स्पॉन्सर है। ऐसे यहाँ पे अगर हम रीट की बात करें, अगर हम माइंड स्पेस को उठाएं तो उनके स्पॉन्सर्स रहेजा ग्रुप है जो काफी बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं। तो इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है। यहाँ पे ये लिस्टेड होते हैं तो इनका उतार चढ़ाव होता है एक बेसिक प्राइस में। जो लिस्टिंग प्राइस है वो चेंज होती रहती है, जैसे एक रेगुलर ट्रेडिंग होती है,
पर ये एक रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को 3 फॉर्मेट्स में पे आउट देते हैं, डिविडेंड इनकम या फिर इंटरेस्ट या फिर एक अमोर्टाइजेशन ऑफ एसपीवी डेट होता है। तो एक 3 तरीके से ये इनकम प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और यहाँ आप छोटे पैसे के साथ भी निवेश कर सकते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट में भी है, बट आपने बहुत ज्यादा अपना पैसा लॉक इन नहीं किया। जहां तक एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में निवेश की बात है रियल एस्टेट की, अगर हम देखें तो रियल एस्टेट इंडिया में सेंचुरी से आई थिंक बहुत ही प्रिय एसेट क्लास रहा है। और रोटी कपड़ा और मकान की बात मेरे ख्याल से उस चीज को दर्शाती है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास रियल एस्टेट हो, पर जो आपका रहने वाला घर है वो अलग है। उसके अलावा जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, जो आस्क है इस मार्केट की बहुत हाई है। अगर मैं खुद जाके अपना पैसा लगाना चाहती हूँ किसी कमर्शियल वेंचर में, तो मैं शायद अपने पैसों से एक मॉल नहीं खरीद सकती उसको किराए पे देने के लिए। एक दुकान भी खरीदनी काफी एक बड़ा हाई टिकट साइज है। उस प्रॉब्लम को ये सुलझाता है। बट स्वाति, एक बेसिक जो रिस्क होंगे वो इसमें है, जो इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स के, क्योंकि रेंटल इनकम्स भी जो यील्ड्स है वो ऊपर नीचे होंगी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन द इकोनॉमी। बिल्कुल। और क्योंकि अमित यहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस की बात चल रही है, जहां पर निवेशकों का पैसा लगता है, मैं थोड़ा सा कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। कितने तरीके के कमर्शियल रियल एस्टेट हैं जिसमें एक्चुअली पैसा लगाया जा सकता है थ्रू रीट्स? अभी अवेलेबल कितने हैं, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। स्वाति, इंडिया में करीब 4 या 5 तरीके के कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। पहला, एक रेगुलर ऑफिस स्पेस, जहां पे एक लार्ज ऑफिस प्लेट को ऑक्यूपाई करने के लिए एक बड़ी एमएनसी उसको लीज पे लेती है। आप अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस स्पेस बाय कर सकते हैं। सेकंड, आप एक मल्टीपल यूनिट की सोसाइटी बाय कर सकते हैं, जहां पे 8, 10, 15, 20 फ्लैट्स हैं, उसको आप कमर्शियल स्ट्रक्चर की तरह बाय कर सकते हैं। तीसरा, आप होटल्स, बड़ा कोई भी ऐसा क्लब, उसको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरह बाय कर सकते हैं। चौथा, आप किसी शॉप को बाय कर सकते हैं, किसी छोटी सी 2 या 3 शॉप्स के कॉम्बिनेशन को बाय कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली 4 या 5 तरीके के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिनका पर्पस सिंपल होता है। वहां पे लोग रहते नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट कि आपने कोई ऐसी कंबाइंड ग्रुप हाउसिंग ब्लॉक खरीद लिया जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये 4-5 तरीके से बेस्ड ऑन आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आप उसमें अपनी कैश फ्लो की स्टडी कैसे कर रहे हैं, उसमें इनकम कैसे आ रही है, वो इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना % डिविडेंड यील्ड है या नॉर्मल यील्ड है, उस इनकम की बोरोइंग कैसे की गई है, उसका आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, उसमें आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें टेनेंट और लीजिंग रिस्क्स क्या है, ये सब चीजें समझ के जब आप एक लार्ज डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में करते हैं जो कमर्शियली यूज होती है, वो कमर्शियल रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में क्वालिफाई करती है। ओके। अब क्योंकि प्रवीण, हमने चर्चा की म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि रीट के भी फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। छोटे से छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस टाइप के फंड है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जिसके जरिए निवेश किया जा सकता है रीट्स में? जी, स्वाति, जो पहले हमने बात की वो एक रेगुलर रीट्स हो गए जो हमने स्टॉक एक्सचेंज पे जाके जिनको बाय किया, और उसके प्रोपोर्शनेटली जितनी हमने यूनिट्स होल्ड की होंगी, हम अपनी डिविडेंड इनकम पाएंगे या हम अपनी इंटरेस्ट इनकम पाएंगे वहां से, और जब हम उन यूनिट्स को बेचेंगे तो हम कैपिटल एप्रिसिएशन पाएंगे। ये तो हमारा पहला फॉर्मेट हो गया। जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात है, अभी इंडिया में 3 तरीके के फंड्स हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक्सपोजर देते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये तीनों ही हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोजर देते हैं। एग्जाम्पल, एक है कोटक का इंटरनेशनल रीट है, एक पीजीआईएम का इंडिया ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज एफओएफ है, और एक महिंद्रा मनुलाइफ का भी एशिया पैसिफिक रीट है। यानी कि ये तीनों फंड्स जो हैं वो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो निवेशकों का पैसा कलेक्ट कर रही है, और एक बाहर की कंपनी जो एक रीट है उसमें पैसा लगा रही है, जो आगे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है डिफरेंट कंट्रीज में, डिपेंडिंग ऑन जो ज्योग्राफी यहाँ पे डिफाइन की गई है।
जैसे कोटक का जो इंटरनेशनल रीट है, उसका करीबन 55% तक का जो पैसा है वो सिंगापुर में है, 32% तक करीबन ऑस्ट्रेलिया में और हांगकांग में पैसा है। तो यानी कि ज्यादा एशिया पैसिफिक रीजन में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है उसकी। यहाँ पे एक काफी बड़ा डिफरेंस है स्वाति, जो इन्वेस्टर्स को समझना है कि जब वो एक रेगुलर रीट में लगा रहे हैं तो वहां पे वो इसलिए पैसा लगा रहे हैं ताकि रियल एस्टेट पे वो छोटे टिकट साइज के साथ एक्सपोजर लें और एक रेगुलर इनकम पाए। पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं रीट्स का जो एक्सपोजर देते हैं इंडिया के बाहर, ये अपना डिविडेंड इनकम आपको पे आउट नहीं करते हैं जब उनको वहां से रेंटल्स मिलते हैं, या फिर अपनी इंटरेस्ट इनकम पे आउट नहीं करते हैं। जो भी वो म्यूचुअल फंड कमाता है, जो भी उनको मिलता है, उससे उस एनएवी की एप्रिसिएशन होती है। यानी कि वो रेगुलर पे आउट उनको तभी मिल सकता है अगर म्यूचुअल फंड अपने से एक डिविडेंड डिक्लेयर करे। पर जो एक डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम एक रेगुलर फीचर होता है रीट का, उससे सिर्फ एनएवी में इजाफा होता है इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जब हम रीट में लगाते हैं तो रेगुलर इनकम की तरह ना देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर वो डिविडेंड कभी डिक्लेयर कर भी देंगे तो वो टैक्सेशन स्लैब होता है, उसको वो रीट्स वाला एडवांटेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो ये इंडिया के बाहर एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहते हैं, उस नजरिए से इसको देखें। इसको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम टिपिकली रीट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, वैसे ना देखें। ओके, अब क्योंकि इसमें भी काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा रिसर्च होना चाहिए, रीट्स के बारे में जानकारी कौन सा, और लिमिटेड फंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एवेन्यूज अभी लिमिटेड है अमित, रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं थ्रू से म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सूटेबिलिटी के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, कैसे निवेशकों के लिए रीट्स में निवेश करना आपको लगता है ज्यादा सही है? देखो स्वाति, जो रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रियल एस्टेट के टैंजिबिलिटी फीचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनको रियल एस्टेट फील करना, ऑब्जर्व करना, विजिट करना वो अच्छा लगता है। तो अगर उस तरह के इन्वेस्टर हैं जो फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जब वो रीट के थ्रू एक्सपोजर लेंगे तो उनको ये क्लिक नहीं करेगा, उनको ये एक रेगुलर फाइनेंशियल एसेट लगेगा, टैंजिबिलिटी एस्पेक्ट नहीं दिखेगी। और एज अ रेगुलर फाइनेंशियल एसेट इसके रिटर्न्स उतने इंप्रेसिव नहीं मिल लगेंगे, या म्यूचुअल जितने म्यूचुअल फंड ग्रोथ ऑप्शंस होते हैं या फिक्स्ड इनकम फंड्स का आपका वाईटीएम वगैरह होता है, क्योंकि ये अभी उतना मेच्योर प्रोडक्ट नहीं है जो अदर फाइनेंशियल एसेट्स, जो दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स के कंपैरिजन में जब आप इसको एनालाइज करते हो। लेकिन ये प्योर रियल एस्टेट भी नहीं है, इवन दो ये रियल एस्टेट है। तो मेरी नजर में ये एक थीमेटिक या सेक्टोरल फंड हो जाता है जो आपके पोर्टफोलियो में है, और वो उन्हीं लोगों को सूट करता है जिनका रिस्क प्रोफाइल ज्यादा होता है, जो बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे लगता है किसी बिजनेस साइकिल में ये वाला सेक्टर अच्छा करेगा तो मैं रियल एस्टेट में लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज की ग्रोथ अच्छी है तो उनको कमर्शियल स्पेस चाहिए, कमर्शियल स्पेस चाहिए तो लीजिंग अच्छी होगी, लीजिंग अच्छी होगी तो रेंटल्स अच्छे आएंगे, रेंटल्स अच्छे आएंगे तो मेरा डिविडेंड डील अच्छा हो जाएगा रीट में। या आने वाले टाइम में दूसरे टाइप की, बिकॉज ऑफ लार्ज अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ लार्ज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया इज नंबर 6 व्हेन इट कम्स टू जीडीपी, हम 6वें नंबर पे हैं जीडीपी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी का नरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। उस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत अच्छा करना चाहिए। तो जो एचएनआई इस ग्रोथ स्टोरी को बिलीव करते हैं, जो इस रिस्की इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, जिनके पास उनके सारे फाइनेंशियल गोल्स ऑलरेडी फंडेड हैं, उनके पास सरप्लस मनी है, वो किसी एक सेक्टर का एक्सपोजर लेना चाहते हैं और वो उनका कन्विक्शन है कि रियल एस्टेट कमर्शियल स्पेस आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा, और उनको ये लिक्विडिटी ऑप्शन सूट करता है कि जब मैं चाहूं तब मैं निकल जाऊं, इसको अपना एक्सचेंज पे जाके सेल करके अपना हिस्सा लेके एग्जिट कर जाऊं और मैं कहीं और किसी और रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करूं। तो मेरे ओपिनियन में ये एक हाई रिस्क एचएनआई कम्युनिटी को सूट करता है, अनलेस आप एचएनआई नहीं है लेकिन आप बहुत क्लियर हैं कि जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें मैं फाइनेंशियल एसेट्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ। रियल एस्टेट एसेट ऑलरेडी मेरा टेकन केयर ऑफ है और रियल एस्टेट एज अ सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूँ।
तो वो भी ऑफ कोर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा और रिफॉर्म होगा, थोड़ा और मैच्योरिटी साइकिल के उसमें ये गुजरेगा और ये और एक रिफाइंड प्रोडक्ट बन के निखर के आएगा अगले 2-3 साल में। तो जो इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये क्वालिफाइड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी से रेगुलर आय के उपाय कर रहे हैं, इस पर चर्चा अमित कुकरेजा हमारे साथ है, प्रवीण वाजपेयी से हम कर रहे हैं चर्चा। इनफैक्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टी से मिले रेगुलर आय के एक और तरीके से, रेंटल यील्ड की हम बात करें। प्रवीण, कैसे निकलता है रेंटल यील्ड? बिल्कुल स्वाति, ये जो एक रेंटल यील्ड जो ये टर्म है, ये दर्शाती है कि हमने साल भर में अपनी प्रॉपर्टी से कितना रेंट कमाया। तो अगर हमने लेट्स से 25,000 रुपए महीना कमाए और हमने साल का वो एक 3 लाख रुपए की हमारे पास रकम बन गई और हमारी प्रॉपर्टी 65 लाख की है, 65 लाख की है, तो अगर हम इस जो हमारे रेंट है इसको हम डिवाइड करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू से, तो वो हमें अपनी ग्रॉस रेंटल यील्ड दे देता है कि वो कितना है, जो करीबन 4.61% इस केस में निकलेगी। अगर हम इसमें से खर्चे डिडक्ट करें, बिकॉज जब हम कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं उसमें कोई ना कोई खर्चा इन्वॉल्व है, जैसे कि हमें उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ टैक्सेस देने होंगे, कोई दूसरी चीजें होंगी, तो अगर हम उनको डिडक्ट करें तो उसके बाद और फिर उसको प्रॉपर्टी के प्राइस से डिवाइड करें, तो स्वाति हमारे पास नेट रेंटल यील्ड है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इंडिया में जो हमें ये दिखाती हैं कि रेंटल यील्ड जो है इंडिया की वो करीबन 3 से 4.5% तक है ग्रॉस और करीबन 2 से 3.5% तक है नेट। तो रियल एस्टेट जिसको हम एक बहुत अच्छा एसेट क्लास मानते हैं, जो रेंट है वो हमेशा उतना नहीं जनरेट करती है। तो जो रेंटल यील्ड है ये अगर हम वेरियस रिपोर्ट्स के द्वारा देखें तो हमने देखा है कि सिटी वाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लोकेशन वाइज बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो हर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शायद आपको उतना अच्छा रिटर्न ना दे। एंड रियल एस्टेट एज अ जिसको हम बोलेंगे एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वाति, रिटायरमेंट के टाइम पे, कि ये हमें एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देगा। बट जो यील्ड है हमारी इंडिया में, जो रेंट हम अर्न करते हैं वो बहुत हाई नहीं है। एंड इवन फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू टैक्सेशन बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है यहाँ पे। ओके, तो रेंटल यील्ड की यहाँ पर बात हुई। एक और तरीका है, इनफैक्ट अमित, मैं आपसे इस पर राय लेना चाहूंगी रिवर्स मॉर्टगेज पर। ये टर्म भी अगर इंडिया में इसकी बात करें, भारत में हम यूजुअली देखते हैं एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वैल्यू हमारी प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है, लेकिन ये भी एक स्कीम है जिसके जरिए आप जिस घर में रहते हैं उसको आप बैंक के साथ गिरवी रखकर उससे आप रेंटल आय भी कमा सकते हैं। ये रिवर्स मॉर्गेज का जो एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने खुद के मकान से रेगुलर आय कमा सकते हैं, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये है क्या एक किफायती तरीका है? ये एक रियल एस्टेट को मोनेटाइज करने का जरिया है। वो लोग जिनके पास सपोर्टिंग इनकम नहीं है स्वाति, जो अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर पाने के लिए अपनी रेगुलर मंथली कैश फ्लो को जुटा नहीं पा रहे, लेकिन उनके पास एसेट है जिसको वो सेल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी सेल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि उस एसेट की अगर धीरे धीरे वैल्यू उनको मिलती रहे और बाय द टाइम जब वो ना रहे उस एसेट को, वो कंपनी जिसको उन्होंने मॉर्गेज किया है वो उसको बेच के उनके सक्सेसर्स को जो बचा हुआ वैल्यू दे दें, अगर उनको वो जरिया सूट करता है तो वो उन लोगों के लिए है। या जिनके बच्चे नहीं है, जो सीनियर्स हो गए, जो फॉर सम रीजंस उनके चाइल्ड नहीं हुए, अब उनको पास उनका घर है लेकिन कैश फ्लो नहीं, तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी एसेट को, रियल एसेट को मोनेटाइज करके आप उससे अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से कैश फ्लो क्रिएट करके गुजार सकते हैं। तो रिवर्स मॉर्गेज के भी अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसका अगर आप टैक्सेबिलिटी देखो, उसके कैश फ्लो को आप अच्छे से समझो, उसकी रेजिडुअल वैल्यू को कैसे वो ट्रांसफर करते हैं या वो किसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इसको एंड ऑफ द टर्म में कैसे बेचा जाए, तो उन फाइन प्रिंट क्लॉजेस को अगर पढ़ लें तो हो सकता है ये कुछ फैमिलीज को सूट कर जाए। लेकिन ये एज अ प्रोडक्ट हमारे इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्यों? सिंपल रीजन, हमारे देश में रियल एस्टेट का एक अजीब सा फैसिनेशन है। सबको लगता है अगर रियल एस्टेट है तो वो एक अपने आप को रिच मानते हैं, उनको एक रिच फीलिंग आती है।
और खुद का घर बेचना तो उनको लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नहीं गवारा होता, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज को मॉर्गेज ना करें और आखिरी सांस तक वो उस चीज को अपने पास रखें और हो सके तो किसी को दे के जाए। लेकिन अगर किसी के पास कंस्ट्रेंट्स हैं, किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए ये एक वर्केबल सोल्यूशन। आपके पास इसमें कुछ एडिशनल आंकड़े या इनपुट है प्रबलीन, रिवर्स मॉर्गेज, क्योंकि डेफिनेटली एक जरिया जरूर है अपने घर से एक तरीके से आफ्टर रिटायरमेंट एक रेगुलर इनकम पाने का, बट स्टिल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसके कुछ फायदे हैं जिसको एक्चुअली इन कैश किया जा सकता है? जी, स्वाति, जैसा अभी अमित जी ने बोला कि ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो आपकी उम्र 60 इयर्स तक होनी चाहिए और आपके जो वाइफ है, स्पाउस की उम्र भी 55 इयर्स होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा स्वाति, यहाँ पे करीबन जो बैंक है वो 20% का मार्जिन रख लेता है। तो जैसे सपोज करिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी 1 करोड़ की कीमत तय हुई है, तो 20% का वो मार्जिन रख के जो बचा हुआ 80 लाख है, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपको कैश फ्लोज चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, उस हिसाब से आपको देता है। अगर हम पीएनबी की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, तो वो करीबन 10 साल का अगर आप रिवर्स मॉर्गेज करें और आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तो आपको 50,100 का मंथली इनकम उससे आ सकता है। यही अगर टेन्योर करीबन 15 साल का हो जाए, तो 25,000 तक का वो आपको मंथली जो आपको एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। और डिफरेंट बैंक्स के द्वारा डिफरेंट लिमिट्स हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक 2 करोड़ तक का भी दे देता है वैल्यूएशन, और प्लस वो 20 साल तक का भी आपको टेन्योर का रिवर्स मॉर्गेज करते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्वाति, कि जो इनकम यहाँ पे सीनियर सिटीजन अपने लिए जनरेट करते हैं वो टैक्स फ्री हो जाती है उनके लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो डेफिनेटली वो सीनियर सिटीजन जो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां या तो उनके बच्चे नहीं है या शायद बच्चे उतनी परवाह नहीं कर रहे हैं और उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पर वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो ये रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब ये टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो भी उनको उनके घर से कोई नहीं निकालता है। जब तक वो जीवित हैं, वो उस घर में रह सकते हैं, उनकी पत्नी रह सकती हैं, और उनके जाने के बाद ही जो इसका फाइनल सेटलमेंट है वो होता है उनके लीगल एयर और बैंक के द्वारा। तो उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है एक रेगुलर इनकम की और थोड़े कंस्ट्रेंट्स में है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है और इसको थोड़ा और पॉपुलराइज इंडिया में करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो एक्चुअली रियल एस्टेट से जुड़े हुए ये जितने भी हम विकल्प देख रहे हैं, चाहे वो रीट्स हो, रिवर्स मॉर्गेज हो, ये ट्रेडिशनली उतने पॉपुलर नहीं है, बट स्लोली एंड स्लोली दे आर पिकिंग अप। टू सम इट अप, अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसी को मानिए इन ऑल्टरनेट विकल्पों की तरफ अगर जाना ही है, मतलब प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना, येट प्रॉपर्टी में एक्सपोजर चाहिए, तो आपकी नज़र में कौन सा तरीका सही हो सकता है? एंड सेकेंडली, कितना एक्सपोजर, क्योंकि हमें मालूम है हमारे एक पूरे पोर्टफोलियो में एक परसेंटेज होना चाहिए ऐसे भी किसी इन्वेस्टमेंट का, कितना एक्सपोजर लें? देखिए, मैं पहले आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर करता हूं कि जब भी आप किसी सेक्टोरल या थीमेटिक एक्सपोजर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो 5% से ज्यादा ना करें। तो आपका अगर 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो मेक श्योर कि वो 2.5 करोड़, सॉरी 25 lakhs, whatever that 5% of 5 crore is not being exceeded when you're doing that sectoral or thematic exposure. Now let's talk about which is the right class. तो अगर मैं वो इन्वेस्टर हूं, तो मैं दो चीजें कंपेयर करूंगा। मैं एक म्यूचुअल फंड को स्टडी करूंगा जो रियल एस्टेट पे एक्सपोज्ड है, जो रियल एस्टेट इंडेक्स को ट्रैक करता है, और मैं रीट को स्टडी करूंगा। दोनों में मैं दोनों की ग्रोथ स्टोरी को समझूंगा, दोनों की इंटरेस्ट या डिविडेंड पे आउट स्टोरी को समझूंगा, दोनों में इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर है तो रुपी डॉलर रिलेशनशिप को समझूंगा, और दोनों में लिक्विडिटी कितनी आसान है उसको समझूंगा। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जो मैं स्टडी करूंगा एक सेक्टोरल फंड वर्सेस रीट, और उसमें जो मुझे सूट करता है मैं उसको चूज करूंगा। और मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पोस्ट टैक्स रिटर्न। प्रबलीन ने भी वो हाईलाइट किया, हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न अंडरस्टैंड करना कि वो पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसमें हमको कैपिटल अप्रिसिएशन कितना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा एकेडमिक एक्सरसाइज करना जरूरी होता है बिफोर यू फाइनलाइज समथिंग। फ्रॉम द एक्सपोजर साइड आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, नॉट मोर देन 5%। आई होप दैट हेल्प्स।
डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अमित, और बहुत धन्यवाद आपका भी प्रबलीन हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने रियल एस्टेट के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर आपके साथ की है चर्चा। धन्यवाद करेंगे। आपके भी मन में कोई सवाल है रीट से ही जुड़ा हुआ, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस, लोन, टैक्स, कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना सवाल लिखकर आप हमें ईमेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। अगले शो में हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी बिजनेस।